उसको सूक्ष्म शरीर नाम दिया, फिर उसमें आत्मा बताया। अब आत्मा परमात्मा ही है, बहुत जगह ऐसा कहा। कहीं आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसा कहा। कहीं कहा है कि प्रतिबिंब स्वरूप में है, लेकिन वो ठीक से वास्तविकता जैसी थी वैसा नहीं होने से ठीक से पहुंच नहीं पाई, और भिन्नताएं भी रही विचारधाराओं में। अब जो ये अध्ययन हुआ, इसका अध्ययन हुआ है, अनुसंधान हुआ है, तो इसमें ठीक से लगभग बाबा जी कह रहे हैं 5 साल जब तक पूरी तरह इसको नहीं समझ लिया गया तब तक वो अध्ययन किया है। तो जीवन एक परमाणु जो होते हैं, भौतिक परमाणु जिनको कह रहे हैं, एक धरती पर जब इवोल्यूशन होता है तो पदार्थ अवस्था के बाद विकसित होती है, समृद्ध होती है, फिर प्राण अवस्था का प्रसव होता है। सभी तरह के पेड़ पौधे से धरती सजती है। उसके बाद पेड़ पौधों के अवशेषों से ही स्वेदज संसार है वो प्रकट होता है, जिसमें हम कीड़े मकोड़े पतंग चींटी छोटे जीव उनकी बात कर रहे हैं, स्वेदज संसार। उसी दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं धरती पर, जैसे पहले भी कोई समय पदार्थ अवस्था जब विकसित हो रही थी तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि हवा में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन थी उनकी अपनी अलग अलग उपयोगिता इतनी नहीं थी, जैसे ऑक्सीजन की तो अभी तो है, उस समय मिलकर के पानी बना। इसमें बहुत सारी योग संयोग काम करते हैं ना, पूरे सोलर सिस्टम और उसके आगे तक का भी जो अरेंजमेंट है एग्जिस्टेंस में, इनका अलाइनमेंट और इनसे जो रेडिएशन वगैरह का जो योग संयोग बनता है, उस संदर्भ में कुछ चीजें हमें चेंज आता है। तो जैसे पानी बना, ऐसे ही कुछ प्राण अवस्था के बाद ऐसी परिस्थितियां बनने की का अनुमान है कि उसमें फिर कुछ परमाणु जो भौतिक परमाणु है उनमें विकास होता है, इसको गठन पूर्णता कहते हैं। वो परमाणु गठन पूर्ण हो जाते हैं। गठन पूर्ण का मतलब उसमें इस तरह से व्याख्यायित किया है कि किसी भी परमाणु के परिवेश में एक निश्चित संख्या में ही अंश समाते हैं। और अभी भी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो भी वही 2n² के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 8 18 32 का एक वो बनता है। लेकिन इसमें देखते हैं कि हम ऑक्टेट वाले रूल को तो देख के स्टेबिलिटी को देख पाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो ऑर्बिट है उनमें एक्यूरेट 2 8 18 32 की जो अरेंजमेंट है वो इसी परमाणु में, ये गठनपूर्ण परमाणु में देखी गई है। तो हर परिवेश में जितने अंश समा सकते हैं उतने अंश हो जाने से ये तृप्त हो जाता है, स्टेबल हो जाता है स्ट्रक्चर के रूप में। इसलिए दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसके नाभिक में जो भार होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की वजह से, जैसे हम कहते हैं, इसमें तो एक ही प्रोटॉन होता है यदि हम साइंस की भाषा भी कहें, तो उसका भार भी परिवेश ये 60 अंश है वो वहन कर लेते हैं, तो वो ऐसे भी भार मुक्त हो गया। अब भार के बिना आकर्षण नहीं है दो परमाणुओं में तो वो अणु नहीं बन रहा। दूसरा, अपने आप में सभी ऑर्बिट तृप्त हो गए हैं तो वैसे भी उसको आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तरह से ये मुक्त हो गया। भार मुक्त होने से आकर्षण दूसरे परमाणुओं के साथ नहीं रहा। ऑर्बिट में परमाणु अंश जितने होने चाहिए उतने होने से स्टेबिलिटी आ गई। इसलिए वो जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का लेना देना या साझेदारी करना स्टेबिलिटी के लिए और मॉलिक्यूल बनाना, वो आवश्यकता भी नहीं रही। तो ये स्वतंत्र हो गया। तो भार मुक्त होने से, अणु बंधन से मुक्त, लेकिन ऐसा होते ही आशा बंधन से युक्त हो गया। तो इसमें आप आगे और जब स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें 2-3 चीजें एक साथ घटित होती हैं कि एक तो ये भार बंधन से मुक्त होता है, उसी समय अणुबंधन से मुक्त होता है, लेकिन उसी समय आशा बंधन से युक्त हो जाता है। अब आशा किसकी? जीने की आशा। उस जीने की आशा के अर्थ में ये एक परमाणु अपना एक कार्य गति पथ तय कर लेता है, यानी किसी एक आकार में
ये अपनी गति करता है। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कि जैसे कोई एक धुआं के आकार में जैसे कोई इस तरह की आकृति है, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, हाथी, मतलब है एक ही परमाणु, लेकिन उसका जो कार्य गति पथ है और इसकी गति इतनी ज्यादा है कि ये गणना में नहीं आ सकता। अभी भी हम देखते हैं कि ये पंखा भी इतनी तेज घूमता है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि 2 पंखुड़ी है कि 3 है। एक परमाणु, इसकी इतनी तेज गति है कि ये हर समय हर जगह आपको दिखाई पड़ सकता है यदि एक आकृति को देखते हैं। इसीलिए तो वो हाइजेनबर्ग की हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं कि उसकी लोकेशन को और मोमेंटम को एक जगह डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हैं हम हाइड्रोजन एटम में भी, तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन भी पूरा एक क्लाउड के रूप में होता है, हर समय हर जगह दिखाई पड़ सकता है, ऐसा वो स्थिति होती। तो इसकी गति उससे भी ज्यादा है, तो उस गति के कारण एक आकृति के रूप में हो जाता है, जिसे पुंज नाम दिया है, जीवन पुंज। वो जीने की आशा की अभिव्यक्ति है और वो किसी आकार में है, तो वो हम इस तरह से समझ सकते। दूसरा इसमें देखा गया कि फिर ये चेंज कैसे आए, तो इसमें आगे आएगा कि इसकी जो परमाणु में 3 तरह की गतियां होती, अंशों में स्पिन मोशन तो हम जानते ही हैं, हर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो स्पिन मोशन करता ही है। इसमें न्यूक्लियस में स्पिन मोशन है केवल, ऑर्बिटल जो पार्टिकल है स्पिन के साथ साथ रोटेट भी कर रहे हैं, उसमें सर्कुलर मोशन भी है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सेंटर क्या करता है, अभी परिवेशीय अंशों को निश्चित दूरी पे रखता है, क्योंकि भौतिक परमाणुओं में भी बात करें तो परमाणु अकेला तो रहता नहीं है, अणुओं के रूप में होता है ये बहुत सारे परमाणु, और उनके दबाव में भारी परिवेश के इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूसरे परमाणु के नाभिक के खिंचाव से थोड़ा कम ज्यादा हो ही सकते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस है उसमें ये पावर है कि वो परिवेशी अंशों को एक निश्चित दूरी पे रखता है। इसलिए जो अभी हम साइंस में पढ़ते हैं कि जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें आकर्षण है, लेकिन अभी ये भी आ रहा है कि आकर्षण नहीं है, रिपल्सन भी होता है। एक निश्चित दूरी के बाद वो नाभिक उसको वापस भी सेट कर देता है निश्चित दूरी में। तो ये इस अनुसंधान में आया है और ये सूचना रूप में भी है कि ये पोजिशनल बेनिफिट है न्यूक्लियस में कि वो परिवेशी अंशों को अच्छे निश्चित दूरी पे रखता है, मतलब केवल अट्रैक्शन ही नहीं है, रिपल्सन भी होता है, इसलिए वो निश्चित दूरी पे रखता है। इस अर्थ में क्या होता है, एज ए होल पूरे एटम में एक वाइब्रेशन, कंपन रहता है। तो उसको कहा घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति और कंपनात्मक गति। एक परमाणु में 3 तरह की गतियां होती, लेकिन जीवन परमाणु के संदर्भ में ये आएगा कि इसकी जो कंपनात्मक गति है ये वर्तुलात्मक अंशों की गति से भी तेज हो जाती है। तो ये उस कंपनात्मक गति की ही अभिव्यक्ति है जिससे भार बंधन, अणुबंधन से मुक्त होना, आशा बंधन से युक्त होना और एक कार्य गति पथ तय करना, जीवन की आशा के अर्थ में पुंज का स्वरूप लेना। और उस आकार की आकृतियां फिर इधर हम देखते हैं बनती ही रहती हैं नेचर में। तो एक निश्चित अवधि के बाद वो चलाने लायक शरीर हो जाता है, तो वो अपने डिजाइन के आधार पे प्रतिबिंबन विधि से पहचानने का मैकेनिज्म है। वो पहचान के उस शरीर को अपना मानकर उसे चलाना शुरू कर देते हैं। पूरे शरीर में जैसा शरीर का आकार है उसी शरीर में कोशिकाओं के बीच से जो स्पेस रहता ही है, उनके माध्यम से घूर्णन गति, इसकी गति रहती ही है, और उससे पूरा पहले ये नर्वस सिस्टम को चार्ज कर देता है। उससे क्या होता है, हमारी जो सेंसेस हैं काम करने लग जाती हैं, संवेदनाएं व्यक्त होने लग जाती हैं। इन संवेदनाओं के जो इनपुट है ये ब्रेन के थ्रू न्यूरॉन्स में वाइब्रेशन होता है और लिक्विड में जाता है, उस तरंग को मन जो है डिकोड कर लेता है और खुद का संकेत भी देना होता है। तो एक कंपनात्मक गति से एक तरंग बनाता है, वो लिक्विड में आती है, वहां से न्यूरॉन्स जो है वो उसको डिकोड कर लेते हैं। तो एक ये पूरा मैकेनिज्म इसका निकल के आता है। तो जीवन का आगे जब और गहन अध्ययन करेंगे तो इसका और देख सकते हैं। जी मोनिका बहन, आप
यही इच्छा जाहिर कर रहे थे या और कोई अर्थ था? जी भैया, मैं यही जानना चाहती थी। अभी भी कहूंगी कि कुछ मुश्किल शब्द मुझे समझ नहीं आए, पर मैं कोशिश करती रहूंगी, आपसे दोबारा दोबारा पूछती रहूंगी भैया। धन्यवाद। जी सुमेर भाई, इसमें थोड़ा समय लगता है ना, क्योंकि ये चीज जी। हेलो। हाँ सुमेर भाई, जो हाँ आपने जी। कल बताया था ना कि ये जीवन परमाणु के बारे में, केंद्र में एक अंश है और बाहर 4 परिवेश हैं और उसमें 60 अंश हैं, कुल 61 अंश का एक परमाणु होता है। तो ये परिवेश 4 कौन से हैं और ये जो 60 अंश हैं ये इक्वली डिवाइडेड है, 15-15 हैं? ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, परिवेश 4 कौन से हैं? ये तो हम साइंस में पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाहर पहला जो ऑर्बिट होता है ना, उसमें जैसे हम हाइड्रोजन का देखते हैं, उसमें एक प्रोटॉन बीच में है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमता ही है। पूरा एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक क्लाउड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आगे जैसे जैसे परमाणु का उसमें आकार बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहला जो परिवेश होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट शुरू होता है। तो हर ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये तो विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि 2n² करके एक सूत्र वो देते हैं कि मैक्सिमम पहला जो परिवेश है नाभिक से ठीक बाद वाला पहला परिवेश में मैक्सिमम। सुमेर भाई आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा सुमेर भाई को। दीदी बोल रहे। नमस्कार सुमन दीदी। नमस्कार। हेलो। हेलो। आप लिखी थी आज नहीं रहेंगी आप। जी सुमन दीदी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ नहीं, व्हाट्सएप पे देखा कि आज आप नहीं रहेंगी, आवाज सुने तो उनके सुमन दीदी भी है, इसका मतलब। मैं नहीं रहूंगी मतलब? अच्छा नहीं, दूसरे को लिखी थी। ठीक है सुमन दीदी, ठीक है। श्रवण भैया आप कुछ रखेंगे जब तक सुमेर भाई जोड़ पाते हैं तो? जी भैया। देख लीजिए, शायद बोलना चाह रहे हैं सुमेर भाई, अनम्यूट कर लीजिए भैया। जी श्रवण भाई, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दें अगर। हाँ सुमेर भाई, जी। अगर आवाज आ रही हाँ, आ रही है सुमेर भाई। आ रही है। नेट इस हो गया था। तो राकेश भाई, हम अलग से भी और देख सकते हैं कि परमाणु की जो रचना है उसमें निश्चित परिवेश कोश ऑर्बिट होते ही है, इसको शेल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हो आप। तो पहले परिवेश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 हो सकते हैं, तीसरे में 18, 32। तो एक सूत्र दिया जाता है 2n²। यहाँ n है वो जो हम ऑर्बिट की जो नंबर कहते हैं, तो उसके हिसाब से रख सकते हैं KLMN जो नाम दिए जाते हैं, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें पहला जो परिवेश है, इसको यहाँ बुद्धि कह रहे हैं, उसमें 2 अंश मैक्सिमम आ सकते हैं और 2 ही हैं। फिर दूसरा परिवेश है जहाँ यहाँ चित्त कह रहे हैं, सुमेर भाई, ये बुद्धि के जो 2 अंश बोले, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 अंश बोले हैं, वो 2 अंश का नाम भी बताते चलिए सर, क्योंकि थोड़ा सा पिक्चराइजेशन हो जाएगा। अंशों का नाम नहीं दिया जाता अलग अलग यहाँ, मतलब वो दोनों अंश मिलकर के उसका पूरे का ही जो रोल है वो बुद्धि के स्वरूप में है। तो उन अंशों का अलग अलग नाम नहीं दिया गया कि इस अंश का ये ना। ठीक है सुमेर, ठीक है, जी थैंक यू। तो हाँ, बाकी इनके आचरण जरूर अंशों की संख्या जितनी है संयोग से वो आचरण उतने ही रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक अंश अलग से काम कर रहा है, उसका एक फिक्स ऐसा नहीं है, संयुक्त रूप में वो काम कर रहे होते हैं। तो जितने अंश हैं उतने आचरण है। इससे कई बार ये चला जाता है कि हर अंश का अपना एक अलग से रोल है, ऐसा नहीं है, संयुक्त रूप में वो काम हो रहा है। तो दूसरे में ये जो गठनशील परमाणु है,
जो गठनशील परमाणु है उसमें भी भैया अंश की संख्या ही गिन सकते हैं, उनको आप अलग अलग नाम उसमें भी नहीं दे सकते हैं। वैसा ही यहाँ भी है जी। तो राकेश भाई, पहले परिवेश में 2 अंश, दूसरे में फिर 8, फिर 18 और फिर 32। ठीक है। और ये मैक्सिमम संख्या इतनी होती है, तो ये पूरे हो गए। इससे कम तो हो सकते हैं जड़ परमाणुओं में, हम देखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते वहां भी, जड़ परमाणुओं में भी। इन तो इसका परिवेश मतलब है कि एक ऑर्बिट मेरे में इन परिवेश के कुछ नाम भी हैं, जो 4 परिवेश आप बता रहे हैं जीवन परमाणु में। है जी। इन परिवेश के कुछ नाम भी हैं। हाँ, यही तो होता है कि पहला जो परिवेश है 2 अंश वाला, उसको कह रहे हैं ना बुद्धि। अच्छा। दूसरा परिवेश जो है 8 अंश जिसमें है, उसको कह रहे हैं चित्त। अच्छा, बुद्धि और चित्त। तीसरा परिवेश जिसमें 18 अंश है, उसको वृत्ति। और लास्ट जो चौथा भारी परिवेश है 32 अंश है, उसको मन। ठीक है। सुमेर भाई, जी सुमेर भैया, सुमेर भाई, एक क्वेश्चन और। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं जीवन परमाणु बोल रहा हूँ, तो जीवन परमाणु जब बोल रहा हूँ तो मेरा इस शरीर में स्थान कहाँ है? वो एक बार अगर है तो ये थोड़ा सा बता। उमाशंकर भाई, थोड़ा सा मैं तो ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पर अभी बिना शरीर के जीवन की व्यक्ति नहीं है, तो मानव के रूप में ही हम यदि इसको लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं मानव बोल रहा हूँ, क्योंकि शरीर का भी इसमें योग है ही। बिना शरीर के जीवन की व्यक्ति नहीं होगी। जैसे करंट बिना बल्ब के कैसे व्यक्त होगा, तो बल्ब का भी रोल है, करंट का भी है। तो रही बात इसकी लोकेशन क्या है, तो हमने अभी देखा कि जीवन परमाणु है तो अति सूक्ष्म। अब एक परमाणु का आकार क्या होगा, ये तो अभी तक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी आया नहीं है। तो देखिए, अभी कहते हैं सुई की नोक पे भी आप 10 लाख परमाणु बैठा सकते हो। पूरी धरती के जितने भी जीवन परमाणु हैं, वो एक देखे तो मूंगफली के इतने में भी जगह नहीं ले पाएंगे। सुमेर भाई आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, समझ में थोड़ा कम आ रहा है। एक लाइन नहीं बन पा रहा है। थोड़ा हटा के देख लीजिए, मतलब थोड़ा दूर रख के देख लीजिए। जी, अभी वीडियो मैं कोशिश करता हूँ, अभी वीडियो स्टॉप किया। सुमन, अभी ठीक आ रहे हैं? थोड़ी कम तो हुई है पहले से खड़खड़ाहट, पर आ रही है अभी हल्की। अभी बोलिए आप, फिर देखते हैं। अच्छा जी, शुरू से बताएं भैया, शुरू से। तो आकार तो सूक्ष्म है ही, इसीलिए परंपरा में भी सूक्ष्म शरीर नाम दिया है। तो बहुत सूक्ष्म है। अभी इतना छोटी परमाणु का आकार, तो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी नहीं देखा जा चुका है क्लियरली कि परमाणु इतना सूक्ष्म है। लेकिन उसका जो कार्य गतिपथ है वो किसी एक आकार में होता है, जैसा शरीर का आकार है वैसा ही। अब रही बात कि शरीर में रहता कहाँ है, तो जैसा शरीर का आकार है पूरे शरीर में उसकी गति है, तो वो पूरे शरीर के अंदर ही विचरण रहता है उसका। कहाँ, तो हम देखते हैं कि कोशिकाओं के बीच भी स्पेस रहता ही है। वो हमारी नजर में न आए, बहुत कम रहे, तो उनके माध्यम से इसकी जो गति है, कार्य गति पथ है, क्योंकि ये पूरे नर्वस सिस्टम को चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो हमारी सेंसेस काम नहीं करेंगी ना। तो उसकी गति पूरे शरीर के अंदर रहती ही 3 डायमेंशनली। और हर समय आप देखेंगे तो लगेगा हर समय वहाँ उपलब्ध है, लेकिन एक्चुअल में वो पूरी गति के साथ होने से है, इतनी तेज गति है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि रात के समय हम कोई एक रस्सी को जला रहे हैं, एक सिरा उसका, और उसको गोल सर्कल में ऐसे तेजी से घुमा दें, और कोई एक दूर व्यक्ति खड़ा देखेगा तो उसको आग का एक गोला दिखाई देगा, जबकि
रोकने पर तो रस्सी का एक छोटा सा सिरा जल रहा है, जबकि उसको बहुत तेज घुमाया तो पूरा गोला दिखाई दिया। तो एक गति देखें तो इससे तो अरबों गुना ज्यादा तेज गति है उसकी। तो इसको जो रस्सी का जो उदाहरण देते हैं इसको, सुमेर भाई थोड़ा सा वो आंख वाला जो एग्जाम्पल आपने दिया, तो आंख पर तो एक्चुअली इमेज जो बनता है तो सर्टेन टाइम तक रहता है, ऐसा देखा गया है। तो साइंटिफिकली प्रूफ है, तो सर्टेन टाइम तक रहता है, जिसके कारण वो इमेज का अगर रिपीटेशन होता रहता है तो वो बनता ही रहेगा, चलता रहेगा। वो नहीं, जैसे आपने अभी बोला कि जीवन में जो परमाणु है वो एक्चुअली वेटलेस है, उसमें भार है ही नहीं। तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर स्टेबल हो सकता है, ये थोड़ा सा बताए आपने कि शरीर के सभी भाग में रहता है। तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा कम पड़ रहा है एक्सपीरियंस लगता है थोड़ा सा। मैं इस सेंटेंस तो को रख दूं सुमेर भाई? जी जरूर जी। जी उमा शंकर जी, इसमें जो बात है परमाणु की, जो बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन भी है और बहुत समय तक हमको परेशान भी करता रहता है। तो परमाणु, यदि आप जड़ परमाणु को भी कहें तो उसको भी आप देख नहीं पाते, ठीक है। तो जब वो अणु रचना बनाता है तभी देख पाते हैं। तो जो जीवन परमाणु है, इसको रहता ये शून्य में है, स्पेस में, शरीर के साथ भी शून्य के सह अस्तित्व में बना रहता है। इसलिए शून्य में ही आपको समझना पड़ेगा, और शून्य व्यापकता में, जब व्यापकता को आप समझेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा कि शून्य में रहने का क्या अर्थ है। तो अभी थोड़ी सी और बैकग्राउंड बनाना होगा। जी सुमेर भाई, तो ये ठीक है जी, निश्चित रूप से रखिए उमाशंकर भाई, रखिए आप अपने बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अब तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये शून्य के साथ हमेशा, माने जो मूल ऊर्जा है, जो ऊर्जा है उनके साथ हमेशा बना रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि कभी शरीर में रहता है कभी शरीर के बाहर आ जाता है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये तो भारहीन है। जो चैतन्य इकाई है, जीवन परमाणु है, उसमें वेटलेस है, वो उसमें वेट होता नहीं, तो वो कहीं पर भी रहे। तो मैं ये थोड़ा सा और कंफ्यूज जैसे हो गया हूँ। जी देखिए, इसमें एक बात जोड़ देती हूँ, हो सकता है उससे आपकी थोड़ी क्लैरिटी बने। सुमेर भाई, आपकी अनुमति है? जी जी जरूर। जी जी। तो जो जड़ परमाणु है वो बहुत सूक्ष्म है और वो क्रियाशील है। चेतन परमाणु है, ये भी सूक्ष्म है और ये भी क्रियाशील है, ठीक है। लेकिन जो चैतन्य परमाणु है, ये चूंकि जड़ परमाणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए जड़ परमाणु से भी पार कर जाता है। इसलिए वो पूरे शरीर में पार करता रहता है, चक्कर लगा रहता है, गतिशील है, इसलिए संचेतना बनाए रखता है, क्रियाशील है। तो ऐसा नहीं है कि वो शरीर के किसी भाग में है, वो हर परमाणु को क्रॉस कर जा रहा है और हर परमाणु के बीच में स्पेस है ही। जी आपको शायद थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। नहीं, इतना तो समझ में आ गया। हमको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्लियर कर दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट पर शायद गलत हो सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चैतन्य परमाणु भारहीन है या वेटलेस है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तब तो आप जो कह रही है वो समझ में आ रहा है। जी, तो वेटलेस है या नहीं है? हाँ, जैसे आप भार को देखना, जो हमारा अभ्यास है, ठीक है, भार को देखने का है और संवेदनाओं से चीजों को समझने का है। तो चूंकि हम ये देखें, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी हमें चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती। यदि मैं डायरेक्ट ऑब्जर्व करूं तो मुझे अपना विचार समझ में आता है ना, कि विचार की प्रक्रिया या क्रिया चल रही है, आस्वादन की क्रिया चल रही है, या मुझ में जो स्वीकृति बनी है जिन चीजों के प्रति, वो प्रक्रिया या क्रिया चल रही है। अब आप ये देखिए, यदि आपको स्नेह की स्वीकृति है तो क्या स्नेह में भार है? तो भारहीनता को आप इस तरह से देख सकते हैं कि भावों की भी एक सत्ता है, और भाव में क्या भार है?
मैं नहीं, हाँ ठीक इसमें है तो नहीं है क्योंकि जी जी, तो हाँ वही बिल्कुल सही चेतन कह रही है, जी समझ में, तो अब जी समझ में आ रहा है, अब जी समझ में हाँ आ रहा है। हाँ, पर तो थोड़ा आपकी सा मैं एक बार और, जिज्ञासा समझ सकती हूँ ना, आपकी रेस्टलेसनेस भी समझ सकती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा बेसिक जब प्लेटफॉर्म बनेगा तो ये धीरे धीरे और क्लैरिटी बनेगी। पर उमा शंकर जी, इसमें थोड़ा समय तो लगता है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे क्लैरिटी बनती जाएगी। जब आप भारहीनता को समझना चाहेंगे तो बाबा धीरे धीरे एक जी जो मध्यस्थ दर्शन है एक्चुअली जी ऐसे मेरे दिमाग में आता है कि ये जब हम कोई चीज रहता है तो शब्द के रूप में देखते हैं, शब्द के रूप में जब देखते हैं तो वो नहीं दिखाई देता है, अर्थ के रूप में जाते हैं, अर्थ के बाद जब जाते हैं तो वास्तविकता नजर आता है जब उनको लोकेट करते हैं। तो ऐसे ही जी जीवन परमाणु को करने का कोशिश किए थे मैडम, यही सेंस था, है ना। जी बिल्कुल नहीं, वास्तविकता आपका के रूप प्रयास में एक बार अच्छा भी देखते है और मैं रेस्टलेसनेस भी समझ रही हूँ, क्योंकि जिज्ञासा आपकी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। तो बट थोड़ा यही है कि एक एक चीज के बाद जो प्लेटफॉर्म बनता है, एक एक चीज की स्पष्टता होती चली जाती है, तो उस पर थोड़ी मेहनत और लगेगी जी। ठीक है सुमेर भाई, आप आगे इसको। जी, मैं एक और निवेदन करूंगा उमाशंकर भाई से कि हम थोड़ा अलग से भी और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे भार का आ गया तो अब इसमें पूरा टाइम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि भार अभी शरीर का है, लेकिन हम देखते हैं स्पेस शटल में ग्रेविटेशनल फोर्स को होते वहां तो शरीर भी भारहीन हो गया। तो फिर भार को एक्चुअल में वास्तविकता क्या है? ये दो चीजों की परस्परता में ही भार व्याख्यायित होगा, एक बड़ी चीज के साथ दूसरी छोटी चीज है ना। तो ये जो फोर्स यदि नहीं रहेगा बड़ी चीज का छोटी चीज पे, तो वहां तो भार भी नहीं रहता है। तो इन चीजों को एक एक को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि यदि आपकी और इस तरह की जिज्ञासाएं हैं तो हम अलग से और बात अ, कर सकते हैं, क्योंकि फिर सभी की अपनी एक गति होती है, किसी का साइंस में इतना इंटरेस्ट है, किसी का इतना नहीं है। तो सभी साथियों को ऐसा न लगे कि एक ही व्यक्ति की जिज्ञासा के आधार पे सेशन चले। जी जी जी, ठीक ठीक है रहेगा सुमेर भाई, उमाशंकर बहुत भाई? बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है सुमेर। तो हम और अलग से बात कर लेंगे, फिलहाल हम इतना थोड़ा मोटे रूप में आ ही गया कि जीवन एक परमाणु है, अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मदर्शी से भी अभी नहीं देखा जा सका है, और रहता का है, कोशिकाएं हैं, पूरी शरीर कोशिकाओं से ही बना है, कोशिकाओं के बीच भी जगह रहती है, उनके अंदर से इसकी गति रहती है, गति इतनी तेज है कि उसकी कोई गणना नहीं कर सकते। तो इसका जो आकार भी यदि शरीर से अलग भी होता है मृत्यु या समाधि के समय जैसे कहते हैं, तो ही है, बाकी मन की मर्जी नहीं है, जब चाहे अलग हो जाए तो उसका आकार वैसा ही दिखेगा, जिस शरीर को चलाया है उसी शरीर के आकार में होगा, आंखों से दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ज्ञान गोचर है। बाकी जीवन जीवन को देख ही सकता है, ये आगे के अध्ययन की विषय वस्तु है, ये धीरे धीरे ही सेट होती जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही मुझे लगता है पर्याप्त रहेगा। बहुत बढ़िया सुमेर भाई। तो हम आगे जीवन का ही इसमें है पठन शुरू कर सकते हैं, या किसी और की जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। हाँ, साथी बताएंगे कि अगर जिज्ञासा है तो फिर प्रश्न रखें या स्पष्टता के लिए अपनी जिज्ञासा रखें, अन्यथा फिर पठन की ओर चल सकते। दीदी एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, और अगर उसका उत्तर अभी नहीं भी बनता तो कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। ठीक है, बढ़िया। दीदी मुझे ये जानना है, जैसे अभी उमाशंकर भैया भी पूछ रहे थे और आप सब समझा रहे थे जीवन के परमाणु के बारे में, तो ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं कि किसी को कोई मतलब जैसे किसी की मृत्यु होने वाली है और अचानक से उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो खुद को शरीर से बाहर निकल के देख रहा है, जैसे जन्मेजय भैया ने एक बार बताया था। फिर मैं एक किताब पढ़ रही थी, एक अनीता मूलचंदानी करके हैं जिन्होंने इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है। सो ये फिर कैसा अनुभव हुआ, बस ये थोड़ा समझना है। धन्यवाद। मोनिका बहन, इसमें एक निवेदन था, जैसे बाबा जी का कहना था कि मध्यस्थ दर्शन मानव के जीने के लिए है, मरने के बाद
क्या होता है वो भी तभी समझ में आता है जब जीना समझ में आता है। तो उसमें पूरे दर्शन में इसलिए उनको जो रहस्य वाली, चमत्कार वाली, दूसरों को प्रभावित करने वाली जो सिद्धियां वगैरह रही थी, उनको भी बाबा जी ने जैसे अपने उस अनुसंधान में नकार दिया था कि मानव के रूप में हम जीते हैं तो मानव का अध्ययन करेंगे, उस अर्थ में साथ साथ जीवन का अध्ययन होगा। बाकी ये बात ठीक है जिसको हम सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, निश्चित रूप से वो जीवन पूंजी ही है, जीवन ही है। और वो घटना स्वरूप या किसी अभ्यास विधि से कोई कहीं कर लेता होगा, उससे मानव परंपरा, परिवार में जीना और समाधान के साथ जीना, व्यवस्था का बनना वो निकलता नहीं है। इसलिए मध्यस्थ दर्शन में उसको ज्यादा स्थान भी नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से जीवन तो है ही और वो ऐसा घटना स्वरूप हो ही सकता है। जी भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और ये नियम नहीं है। अगर नियम होता तो सबके साथ होता। तो अगर कहीं 1 2 जगह, 4 जगह, 10 जगह, 100 जगह, मतलब 700 करोड़ में अगर 1 करोड़ के साथ भी हुआ तो भी बहुत छोटा अमाउंट है। तो इसलिए नियम नहीं है। तो यहाँ क्या है कि नियम को पहचानने का, नियम को पकड़ने का प्रयास है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने किसी किताब का नाम लिया और उस किताब में बातें लिखी हुई हैं, उसको मैं पढ़ा, 2 बार 3 बार पढ़ा। अब वो पढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारे चित्रण इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कभी कभी हमको भी लगेगा हम शरीर के बाहर हो गए। ठीक है, जैसे जन्मेजय भैया ने अपना उदाहरण दिया, तो जन्मेजय भैया का जो उदाहरण था वो उनके साथ घटित घटना है, उसको हम नकार नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब उसको सुन करके हमको भी कभी होने लगे तो ये तो हमारा चित्रण होगा ना फिर। तो चित्रण हमारा कभी कभी किसी चीज, जैसे सुमेर भाई ने कहा कि अभ्यास के कारण या किसी प्रयास के कारण कोई चित्रण इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमको कभी कभी ऐसा लग सकता है, लेकिन वो नियम नहीं है। नियम तो यही है कि मानव जो है जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में है, और जब शरीर को जीवन चलाना छोड़ देता है तो शरीर को हम मृत बोल देते हैं। और जीवन जो है शरीर को चलाने के लिए इसलिए बाध्य है क्योंकि जीवन जो है वो भ्रमित अवस्था में आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ही अपना विषय माने हुए है, और उसकी पूर्ति इस शरीर के द्वारा ही होगी। इसलिए शरीर से इतना आसक्त है कि अपने आप, जैसे उमा शंकर जी ने कहा ना कि शरीर से बाहर भी जा करके उसकी मर्जी होगी चला जाएगा। तो भैया मर्जी क्या है, वो शरीर से इतना ज्यादा आसक्त है। आपका एक पेन अगर आप रखे हैं पॉकेट में, 5 रुपए का पेन, 5 रुपए का पेन अगर आपका कहीं मिस हो जाता है, हाँ जी, 5 रुपए का पेन आप पॉकेट में रखे हैं, कहीं गिर जब मिस हो जाता है तो आप 2 घंटे सोचते हैं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, अच्छा पेन था। तो ये शरीर जिसके साथ आपने बढ़िया समोसा, जलेबी, मलाई खाया है, और मतलब सारे जो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के जो भी अपने जो संवेदना को द्वारा जो सुखी होने का हमने अभ्यास किया है, तो इसको हम एक पल भी छोड़ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते छोड़ने के लिए। बहुत आसान नहीं है। हाँ, कोई हमने अभ्यास किया है और उस अभ्यास के कारण, जी भैया, जन्मेजय भैया, अच्छी बात आपने लिखा है। तो जो अभ्यास किया है, उस अभ्यास, किसी ने अभ्यास किया है इसका, शरीर को छोड़ने का, शरीर को छोड़ने का, तो ठीक है, उसने अभ्यास किया है तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्या लगता है, क्या शरीर को छोड़ के जीवन जो है वो अगर जागृत है जीवन, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, जागृत जीवन की चर्चा कर लिया, अनुभव संपन्न जीवन की चर्चा कर लिया, तो ऐसे जीवन को शरीर की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है ना। शरीर की आवश्यकता ही इसीलिए है भ्रम की समीक्षा और समझ को प्रमाणित करने के लिए, समझने के लिए, समझ को प्रमाणित करने के लिए। अगर वो सब काम मेरा हो चुका है, मैंने बीए कर लिया है और जितने सब्जेक्ट से करने का मन था सब में कर लिया है, ठीक है, एमए हमने कर लिया, जितने सब्जेक्ट से करने का मन था सब में कर लिया, तो फिर उसी सब्जेक्ट से एमए थोड़ी करेंगे। तो इसलिए जब जागृत हो गए तो ऐसी स्थिति में शरीर की जरूरत अगर होगी भी तो उपकार के लिए होगी, मेरी जरूरत नहीं है, उपकार के लिए होगी, ऐसा इसलिए हम चला ही सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो नियम को पकड़ना पड़ता है। अपवाद, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या अन्य भी सब्जेक्ट में आता ही है कि अपवाद कभी नियम को, रूल को ब्रेक नहीं करते। तो अपवाद की चर्चा हम ज्यादा अगर करते हैं, अपवाद पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है,
तो हम नियम फिर पकड़ नहीं पाते, फिर नियम का हम गहरा अध्ययन नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अविनाश जी, आपने हैंड रेस किया है तो अपनी बात जी जी, सभी को नमस्कार। तो अभी जैसे कि शरण भैया ने कहा कि जब भी हम किसी भी बात का या किसी मुद्दे पे गहन अध्ययन करते हैं या लंबे समय तक कुछ विचार मंथन करते हैं तो वैसा ही चित्रण बन जाता है। तो क्या हम ऐसा ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो मध्यस्थ दर्शन हो, चाहे और भी लोगों द्वारा दिए गए जो दर्शन है उनकी बात हो, तो जैसे हम इन सब चीजों की बहुत ज्यादा बार हम सुनते हैं, उनके चिंतन करते हैं, उन सबको पढ़ते हैं, तो ऐसा तो कहीं नहीं कि हम फिर उसी तरह का चित्रण करके उसी को सच मानते हैं, और जबकि उसके बियॉन्ड भी कुछ और सच्चाई हो सकती है। जी जी भैया, बहुत बढ़िया। तो इसमें इसीलिए यहाँ दर्शन में स्पष्ट अध्ययन की जो परिभाषा है कि शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु तक पहुंचना, जो उमाशंकर जी बोल रहे थे। तो अगर हमारा शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु तक पहुंचने का एक कार्यक्रम नहीं बन पाया, अभ्यास नहीं हो पाया, इसीलिए बोला है श्रवण मनन निधिध्यासन ये क्रम है। सुनना और मन में टिक जाना, मतलब जो हम चाहते हैं वही टिकता है, ऐसा नहीं हम जो चाहते नहीं है वो भी टिकेगा। टिक जाना और फिर वो उस पर हमारा ध्यान बने रहना, जिससे कि हमको वो अस्तित्व में वस्तु के रूप में, वास्तविकता के रूप में हमारे सामने, जिसको साक्षात्कार बोला, वो हो जाए। तो ये क्रम बताया है। अगर इस क्रम से हम चल रहे हैं तो अध्ययन है, अगर इस क्रम से नहीं चल रहे हैं तो शब्द को बार बार पहाड़ा तो हमको याद ही हो गया ना। हम कोई बैठ के उसको पहाड़ा को समझे थोड़ी है। टेबल को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो तो बचपन में पता नहीं कब याद किए थे, आज भी याद है। तो क्या चीज था, तो बार बार अभ्यास जो हमने किया उससे एक चित्रण बन ही गया और वो समय पर रिकॉल हो ही जाता है। तो अगर हम केवल शब्दों, मध्यस्थ दर्शन में भी अगर केवल हम शब्दों पर ही टिके रहेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ भी शब्द हमको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और उन शब्दों के की व्याख्या भी हम कर लेते हैं। तो हमको तो बढ़िया, मतलब अपने को व्यक्त होने का बहुत अच्छा तरीका हो जाता है और हम व्यक्त होकर अपना सम्मान करा ही सकते हैं और अपने खुद भी सम्मानित हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको वस्तु नहीं पकड़ में आई है, अगर हमको रियलिटी पकड़ में नहीं आई है, तो रियलिटी पकड़ते पकड़ते बाद में अस्तित्व रियलाइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं अनुभव संपन्न हो जाना। तो फिर उसकी अतृप्ति हमको बनी रहेगी। तो हम शब्द, क्योंकि हमारे जीने में कुछ आया नहीं ना, शब्द तो हमारे पास आ गए और उसकी व्याख्या भी हमने कर दिया, लेकिन हम देखने जाते हैं तो हमको वही दुख है, वही पीड़ा है, वही कलेश है, वही अशांति है, वही भय है। तो फिर वो क्या होगा, इसका मतलब हमको शब्द शब्द ही रह गए, शब्द शब्द ही खेल गए और हमारे चित्रण इतना स्ट्रांग हो गया शब्दों का ही कि हमारे पास शब्द बहुत हो गए और उससे संबंधित वस्तु हमारे पास नहीं है। तो वो तृप्ति हमारे पास हमारे लिए अतृप्ति का कारण बनेगी और उसको हर मानव खुद ही पहचान सकता है, दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। अनिल जी खुद ही पहचानेंगे। अनिल जी को मैं नहीं बताऊंगा कि आपका ये जो है शब्द शब्द खेल रहे हैं, आपको वस्तु नहीं पकड़ में आई है, वो खुद ही पहचानेंगे, हर मानव पहचान सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पे एक बात और ध्यान में जाती है, ध्यान में आती है कि जैसे कि मैं तो खैर किसी भी दर्शन का ऐसा विशेष रूप से अध्ययन करने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा विद्यार्थी नहीं रहा, पर जब कुछ साथियों के किसी और अन्य दर्शन के गहन अध्ययन की बात होती है तो कई जगह फिर वो मध्यस्थ दर्शन को नकारते हैं या उसके उन्हें लगता है कि इसमें कई जगह पर फ्लॉज हैं। तो क्या वो अपने उस दर्शन को लेकर के उनकी जो एक यात्रा रही, क्या उसने उन्हें गहरा चित्रण उनमें नहीं बना दिया है? हाँ नहीं, ये तो भैया मतलब देखिए, हर दर्शन की अपनी एक परिभाषा संहिता होती ही है, ठीक है। शब्द लगभग एक ही जैसे होते हैं, परिभाषा संहिता अपनी होती है। तो अगर शब्द मध्यस्थ दर्शन का लेंगे और परिभाषा संहिता अपनी देखेंगे तो ऐसा फ्लॉज उनको लगेगा ही लगेगा। मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा संहिता ही देखनी पड़ती है, मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा संहिता से ही उसको समझना पड़ता है। तो वो क्या होता है ना, जैसे आत्मा है, अब आत्मा को अलग अलग दर्शन में अलग अलग शब्द तो आत्मा ही है, लेकिन उसकी परिभाषा संहिता के अनुसार अर्थ अलग मिल जाएगा। तो ये वाली दिक्कत आ जाती है कि हम जब बता रहे होते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं, तो उनका जो भी दर्शन का अध्ययन है
जैसे मैंने भी षड दर्शन का जो अध्ययन किया है या रामचरितमानस का मैंने तात्विक अध्ययन खूब गहरा किया है, तो उसमें क्या है कि अगर हम वहां की परिभाषा संहिता रखते हैं और यहाँ का शब्द रखते हैं तो हमको और फिर हम कनेक्शन लगाते हैं तो हमको दिक्कत आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी दर्शन को समझने के लिए उस दर्शन के परिभाषा संहिता के साथ समय लगा करके उसको समझना, तब दूसरे दर्शन से उसकी तुलना करते बनता है। अगर आपने एक दर्शन में समय लगाया और दूसरे दर्शन को सुनते ही आप तुलना में आ गए तो फिर इस दर्शन के साथ न्याय नहीं होता है। इसलिए बोला कि सुनना एक कठिन काम है, पहले सुना जाए और उसको समझा जाए, इसमें उस शब्द से किस वास्तविकता को इंगित किया जा रहा है उस वास्तविकता को पहचाना जाए। हो सकता है आपके मतलब जो आप जिस दर्शन को समझे हुए हैं, हो सकता है उसकी जो वास्तविकता जो आपको अगर पकड़ में आई है, इसकी वास्तविकता एक ही हो, शब्द अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए होता है भैया। जी धन्यवाद भैया। इसमें अविनाश भाई की बात में मैं भी एक जोड़ना चाह रहा था कि कैसे हम ये माने कि चीजें यहाँ ठीक है वहाँ नहीं है। तो मैं 3-4 आधार अपने लिए देखता हूँ। पहला आधार होता है तर्क तृप्ति। कुछ चीजें तर्क को तृप्त नहीं कर पाती, वहां हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे बाबा जी का भी ये प्रश्न था कि जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति है। तो सत्य से सत्य ही पैदा होना चाहिए, मिथ्या पैदा होता है, ये तर्क को तृप्त नहीं कर पाया। ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा जो है वो जीव के हृदय में परमात्मा ही जो है बंधन में आ जाता है ना, कर्मों के उसमें, तो वो अंश है। तो यहाँ से फिर तर्क तृप्त नहीं हुआ कि एक तरफ कह रहे हैं कि परमात्मा तो अखंड है, निराकार है, उसके तो खंड नहीं कर सकते। एक तरफ हम कह रहे हैं कि परमात्मा का अंश आत्मा रूप में जीव के हृदय में बैठा होता है। अब अंश हो गया तो इसका मतलब टुकड़ा हो गया, अखंड का टुकड़ा हो गया, वो तर्क को तृप्त नहीं करता। तो पहला तो मैं ये देख पाता हूँ कि तो चीजें तर्क को तृप्त कर पाए। दूसरा, हमारे अंदर ही बुद्धि में जो अस्तित्व सहज वास्तविकता है वही स्वीकार होती है, इसलिए जिसको हम नेचुरल एक्सेप्टेंस या सहज स्वीकृति कहते हैं, ये मैकेनिज्म रहता ही है। तीसरा, वास्तविकता जैसी है यदि वैसा पता है तो उसके आधार पे हमारा जीने में उसका प्रमाण मिल जाता है। चौथा, जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को यदि आप वास्तविकता जैसी है तो उसके पीछे के नियम का पता है तो ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे अभी विज्ञान का ये मानना ही नहीं है कि मतलब एक शरीर यात्रा के बाद दूसरी शरीर यात्रा होती है, लेकिन कुछ ऐसे घटना होती हैं, कुछ बच्चों में पूर्व शरीर यात्रा की कुछ स्मृतियां होती हैं, और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जैसे वान स्टीवेंसन जैसे बहुत विद्वानों ने इस पे रिसर्च करके एविडेंस भी है। अब उनको तो एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि वास्तविकता जैसी है तो आपके पास जवाब रहेगा हर चीज का। तो हर घटनाओं के पीछे के नियम को जानने से घटनाओं की व्याख्या कर पाना, सहज स्वीकृति के आधार पर जांच कर पाना, हर आयाम में तृप्त हो पाना और हमारे जीने में उसका प्रमाण हो पाना, और जो हमारी अपेक्षा है व्यवस्था की, परिवार में जीना, समाज में प्रकृति के साथ सब तरह से समाधान प्रस्तुत हो पाना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ जांचने के मुद्दे देखते हैं तो लगता है कि हम अपने में जांच सकते हैं। जी अविनाश भाई। समीर भाई, इसमें थोड़ा सा मैं बोलना जी चाहूंगा। शुक्रिया। देखिए, हम भी ये योग स्वामी मुंगेर योग का योग कर रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि शब्दों से हम आगे जाते हैं, हमें आनंद आना शुरू में। रात को मैंने समीर भाई की ये वीडियो वैसे ही खोला कि थोड़ा सा अहम भी रहता है कि जैसे अपना जिसको हम मानते हैं मान्यता को, और दूसरे की मान्यता सुनते हैं तो हमारा रहता है कि हमारी मान्यता ही ज्यादा प्रबल है। लेकिन मैंने जब उसको सुनना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं चला, पूरी 40 मिनट 45 मिनट हो गई और मुझे एक अनुभूति हुई अंदर से, बड़ी मतलब सहजता महसूस हुई, एक आनंद सा आया। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण लगा मुझे कि कोई चीज को इतना जल्दी समझ गया। यदि आप इतना जल्दी समझ गए, उसको समझना नहीं, एहसास हुआ, एक बहुत ही आनंद अनुभूति हुई। तो कोई चीज हमारे जब इतनी जल्दी समझ में आ गई, इतनी जल्दी अनुभूति हो गई, और एक चीज को हम बहुत वर्षों लगा रहे थे कि उसमें यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और फिर प्रत्याहार ध्यान धारणा पे
और एक इतनी जल्दी आ गई। तो ये एक प्रमाण सा मिला, अंदर से एक आवाज सी आई कि हाँ आप मतलब एक जगह बंदो मत, आप ओपन रहो तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। ये मैंने अपना अनुभव बताया है। धन्यवाद सबको। जी बाकी मुंगेर पीठ का काफी सम्मान है, मैं भी काफी आदर करता हूँ। और अभी फरवरी में मुंगेर पीठ से 5 लोग हापुड़ शिविर में आए थे, वसुंधरा दीदी थी उनके साथ में, तो उनसे काफी संवाद मेरा हुआ। और मैं जो रिखिया पीठ है वहाँ देवघर में मुंगेर पीठ का, स्वामी सत्संगी इस समय वहाँ पर देखते हैं, उनसे भी मिला हूँ, के साथ बातचीत हुआ है। तो देखिए सभी पीठों का सम्मान है, तो वो सम्मान हमेशा हाँ, मैं भी स्वामी निर्दयानंद स्वामी से जुड़ा हूँ सर, तो लेकिन आनंद आया इधर भी। फ्लेक्सिबल होते हैं ना, सहज होकर सुनते हैं, बहुत मतलब रियली। तो हाँ, जो सुमेर भाई जी अनास भाई, हाँ, तो वो जो 4 बिंदु आपने बताए वो कुछ इस तरह से जो मैं समझ पाया, तो तर्क तृप्ति, सहज स्वीकृति, जीने में प्रमाण का दिखना और समाधान के साथ व्यवस्था में, क्या इसे क्या माना जाए? चौथा बिंदु जी एक है घटनाओं की व्याख्या। घटनाओं की व्याख्या, हाँ, और हर आयाम में समाधान प्रस्तुत। मतलब जैसे तर्क तृप्ति एक बिंदु है, सहज स्वीकृति दूसरा बिंदु आपने बताया, हाँ। जीने में प्रमाण का दिखना तीसरा बिंदु हो गया। चौथा क्या है? हर आयाम में समाधान प्रस्तुति। हर आयाम में समाधान प्रस्तुति, जी हाँ, तो उसमें चाहे हम स्वयं में व्यवस्था लें, परिवार में लें, समाज में लें, प्रकृति में लें, हर आयाम में समाधान के साथ प्रस्तुति इसमें है। और जो घटनाएं होती हैं उनकी भी व्याख्या हम कर सकते हैं यदि नियमों का हमें पता है तो। जी, जैसे विज्ञान अभी इसको व्याख्यायित नहीं कर पाता है कि पूर्व शरीर यात्रा की स्मृतियों को कैसे एक्सप्लेन करें। यदि सब कुछ ब्रेन में था तो ब्रेन को तो जलाना या दफनाना भी जाता है, तो बाद में वो जो कुछ स्मृतियां हैं उनको कैसे करेंगे? तो नकारने को भी नहीं बन रहा है, स्वीकारना भी नहीं बन पाता है। तो इस तरह से वो व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि वास्तविकता जैसी है वैसा नहीं पहचाना। अब यह कह रहे हैं कि स्मृतियां जीवन में है, तो जीवन जो है अमर है, तो निश्चित रूप से कैरी फॉरवर्ड होता ही है। इसमें भी फॉर्मेटिंग होती ही है, शरीर यात्रा बदलाव होता है, तो वो अध्ययन करते ही है, तो हर चीज हम समझ ही पा रहे हैं, तो हम हर घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ निकलता है तो पूरा पड़ता है। जिसने जितना पहचाना सब सहयोग करते ही हैं, सबका सम्मान है ही। भैया मुझे एक चीज जोड़ना था। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुमेर भाई? जी अनिल भाई, फिर उमाशंकर भाई भी कुछ रख रहे थे, पहले अनिल भाई रख दो आप। नहीं, उमाशंकर भैया बात कर लें, फिर मैं रख रहा हूँ। अच्छा ठीक, उमाशंकर भाई आप रख। बहुत अनिल भैया धन्यवाद। सरवन भैया हेलो जी, आ रही आवाज? हाँ सरवन जी, भैया, जी, आवाज आ रही। देखिए अगर हम अगर विस्तृत रूप में ना जाए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखें तो दर्शन तो भैया 2 ही प्रकार का है, और तीसरा ये नया में आया है, मतलब जो ये सही है और अच्छा भी लग रहा है। ये जो एक रहस्यवादी, एक भौतिकवादी। फिर आपने अभी बोला कि बहुत टाइप का दर्शन है, तो मुझे उस दर्शन के बारे में आप बहुत ज्यादा अध्ययन कर रखे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। मैं तो 2 ही दर्शन जानता हूँ, या तो वो दर्शन एक रहस्यवादी की तरफ ले जाता है, और दूसरा दर्शन जो है भौतिकवादी की तरफ ले जाता है, और तीसरा दर्शन जो है जो यथार्थ की तरफ ले जाता है, जो सही है, जो दिखाई देता है, महसूस कर सकते हैं, जिसको जान सकते हैं, आंखों के सामने में रख सकते हैं, समझ में भी आता है अच्छी तरीके से, है ना। पूरा जिंदगी लगाते तो समझ में आता है, और बहुत जल्दी समझ में आ जाते तो बहुत जल्दी जीना बन जाता है। तो आपने क्वेश्चन ये है कि आपने तो अभी आप गूगल में बहुत अधिक दर्शन का नाम लिए, तो एक बार मैं क्वेश्चन समझ गया भैया, क्वेश्चन समझ गया। हाँ जी, क्वेश्चन समझ गया। अभी आप गूगल भी करेंगे तो पता चल जाएगा। एक्चुअली दर्शन 2 ही हैं, आस्तिक और नास्तिक। फिर आस्तिक दर्शन के भी प्रकार हैं, जिसको हम वैशेषिक, मीमांसा और न्याय दर्शन और ये षड दर्शन जो कहे गए हैं, ये सारे ही आस्तिक दर्शन है। और उसमें फिर बौद्ध और जैन आते हैं जो है नास्तिक दर्शन है। तो ऐसे करके आप
गूगल में भी सर्च करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बहुत बात करें तो बहुत जरूरी नहीं होगा। ये सारे टाइप वहाँ पे लिखे हुए हैं, हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद श्रवण भैया सोच के लिए। देखता हूँ आज सर्च कर करके। ठीक है जी भैया, मैं रख लूँ बात भैया? हेलो अनिल भैया रखिए अपनी बात। जी उमाशंकर भाई, जैसा कि प्रस्ताव श्रवण भैया ने दिया ही, आप वेस्टर्न फिलॉसफी में देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको अनुभववाद, जैसे लाक, बर्कले, ह्यूम का मिलेगा, आपको बुद्धिवाद मिलेगा, आपको डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज का, और भी जैसे कांट का है तो दोनों दर्शनों को मिला करके वो बात करता है। तो इस तरह से बहुत सारे, नास्तिकवाद है नीत्शे का, बहुत सारे तरह के दर्शन आपको मिल ही जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से चूंकि दर्शन का विद्यार्थी रहा तो मैं अभी ये महसूस करता हूँ, जैसे कि षट दर्शन से लेकर के पाश्चात्य दर्शन और मध्यकाल के दर्शन जितने भी हैं, मैंने थोड़ा अध्ययन तो किया है ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा तक का। एक बड़ी समस्या वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे अशुभ की समस्या, जैसे इस तरह से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की जो बात हो रही थी, तो अशुभ की समस्या का बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान है, उस पर बहुत दर्शन बहुत बात करते हैं कि सब कुछ अगर ईश्वर से निकला है तो ये जो अशुभ, और ईश्वर जो है कल्याणकारी है, मंगलमय है, लेकिन उसके बाद फिर जो अशुभ है वो क्यों है, अशुभ की समस्या क्या है? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। इसी तरह से क्वेश्चन, एक दर्शन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है तो दूसरे दर्शन की शुरुआत हो जाती है। इवन कि वेदांत में भी आप देखेंगे तो वेदांत में भी जब शंकराचार्य के दर्शन पे कुछ क्वेश्चन मार्क दिखते हैं तो रामानुजाचार्य जी का वहाँ पे भक्ति आ जाती है, विशिष्ट अद्वैत। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज मैं इस दर्शन के साथ पाता हूँ कि जो बहुत सारा जो बोझ है वो बोझ बहुत हल्का हो जाता है। जैसे जीवन परमाणु को भारहीनता की बात कही गई है, तो मुझे भी बहुत सारा ऐसा लगता था कि भाई देखो तृप्त कितना होते हैं ये अलग बात है, लेकिन जैसे सूचना हो जाती है अलग अलग तरह के, तो हमारे पास तर्क बहुत बनते हैं, क्योंकि दर्शन फिलॉसफी इज साइंस ऑफ थॉट, तो बहुत सारे तर्क होते हैं, तो किसी की बात को काटने के बहुत सारे हमारे पास टूल्स हो जाते हैं। मुझे याद है कि मैंने श्रवण भाई के साथ हापुड़ में एक लंबा चौड़ा तर्क किया था वेदांत को लेकर के, इवन रामचरितमानस को, और ये जो व्यापक की बात होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा समझ बनी इस दर्शन की खूबसूरती है कि ये व्यवहार पे आके बात करता है। बाकी ज्यादातर दर्शनों की जो शुरुआत होती है वो आप देखेंगे वहां थॉट से होती है, फिलॉसफी इज साइंस ऑफ थॉट, लेकिन इसके पीछे जो थॉट्स जहां से निकलते हैं वो भाव क्या हैं, वहां की जो चर्चा आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे स्टेबल होनी शुरू हो जाती हैं, और जो ज्ञान का बोझा है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता जाता है, तो आदमी रिलैक्स फील करता है। एक बड़ी खूबसूरती ये मैं देख पाता हूँ। जी भैया, मुझे इतना ही जोड़ना था। बढ़िया। तो श्रवण भैया और समीर भैया, अब आगे क्या किया जाए? टाइम, समय तो होने वाला है, 2 मिनट का टाइम शेष है, तो अगर कोई साथी और अपनी प्रश्न या जिज्ञासा रखना चाहे तो रख सकते हैं। जी मैं कुछ कहना चाहूंगी सुमन मैम। जी मंजू जी, हाँ जी बोलिए। मैं ये बताना चाह रही थी कि मुझे एक्चुअली मध्यस्थ दर्शन जब शुरू में समझा मैंने तो बहुत अच्छे से समझ में आया, और उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसकी हिंदी की जो वोकैबुलरी थी उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा, उससे मुझे काफी कुछ क्लियर हुआ। लेकिन जो कॉन्शियसनेस की बात है वो मुझे समझ में आई उससे, जो कोशा 5 कोशास हमारे उपनिषदास में जो लिखे गए हैं, मुझे उसके थ्रू बहुत क्लियर हुआ कि हमारे 5 कोशास, और फिर उसके साथ ही कैसे एक सटल बॉडी, फिर दूसरी सटल बॉडी, फिर उससे सटल बॉडी, फिर उससे सटल बॉडी, एंड इन सारी सटल बॉडीज ही दीज 5 कोशास दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल। कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी मैंने पढ़ा एक ऐसा कि शुगर है, जैसे उसको हम मिल्क में मिला दें तो वो स्वीट हो जाएगा, और इसी तरह हम पानी में मिला दें तो वो भी स्वीट हो जाएगा। और शुगर क्या है? शुगर का इनहेरेंट नेचर ही स्वीट है। तो हाउ डू आई मेक शुगर स्वीट? तो इसमें फिर कॉन्शियसनेस वही उससे समझ में आया कि वो सेल्फ इल्यूमिनस है और हमारी पूरी बॉडी के साथ साथ रहता है, 5 कोशास के साथ साथ चलता है वो। मुझे 5 लेयर्स जो है हमारी पर्सनालिटी की, उससे ये समझ में आया किस तरीके से प्राण माया कोश है हमारा लाइफ फोर्स है, फिर मनोमाया कोश है वो हमारा माइंड है ऑलवेज चेंजिंग, फिर विज्ञान माया कोश है वो इंटेलेक्ट वाला पार्ट, फिर आनंद माया कोशा
तो मुझे उससे बहुत क्लियर हुआ कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है। मुझे इसका ये जो मध्यस्थ दर्शन का नियम वाला पार्ट है वो मुझे अभी तक थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, उसको आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं सुमेर भाई एंड श्रवण भाई। कॉन्शियसनेस वाला पार्ट जीवन जो है वो मुझे क्लियर हो गया है, लेकिन जो नियम हैं वो किस तरीके से चलते हैं, वो घटना किस नियम के हिसाब से चलते हैं, वो अभी मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी होनी बाकी है। तो वो उस एक शॉर्ट में आप थोड़ा सा मुझे क्लियर कर सकते हैं? ये तो इसमें नियम है, ये कहा गया है अस्तित्व नियम पूर्ण है। अस्तित्व तो नियम मतलब अस्तित्व में नियम है, तो नियम कोई बनाया नहीं है, नियम से कोई चलाता नहीं है, नियम को मानव पहचानता है, नियम के अनुसार हो जाता है। आज तक जो कुछ भी मानव कर पाया है नियम को पहचान के कर पाया है। उसने सीमेंट बना लिया क्योंकि उसने कुछ ऐसे पदार्थों को पाया कि जिनके मिलाने से नियम है कि उनके में अंदर जो है वो पकड़ने की ताकत आ जाती है। तो कुल मिला के हमने जो कुछ भी अपने आहार, आवास, अलंकार की चीजें जो हमने बनाई, जो हमने दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण के लिए जो संसाधन बनाए, वो सारे को हमने नियम को पहचाना और उसके अनुसार फिर नियम का उपयोग करके हमने बनाया। तो नियम है, नियम न कोई बनाता है न नियम के अनुसार चलाता है, मानव ही अस्तित्व में है जो नियम को पहचानता है। बाकी तो नियम से चलते ही है, बाकी के 3 अवस्थाएं इसीलिए बोला निश्चित आचरण में है, क्योंकि वो नियम के अनुसार ही है, वो नियम से अलग तो उनका आचरण ही नहीं है। मानव को नियम को पहचानना और नियम के अनुसार चलना अभी शेष है। अभी जी सर, प्रारब्ध अभी और सुविधा के कर्मावस्था मेरी बस आधे मिनट की बात है। जी जी हाँ, वो सब बात करेंगे। अभी जो आपने प्राणमय कोश, अन्नमय कोश और ज्ञान विज्ञानमय कोश ये सब किया है, वो भी मानव व्यवहार दर्शन में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो वो सारी बातें करेंगे, प्रारब्ध की भी करेंगे, सारी चीजों की करेंगे आगे। अभी तो पठन शुरू हुआ है, सब बातें करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सुविधा के क्षेत्र में मानव ने नियम को पहचान करके बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन जो समाधान का क्षेत्र है, जो मैं स्वयं में कैसे तनाव मुक्त जी पाऊं, मैं परिवार में कैसे कलेश मुक्त जी पाऊं, समाज कैसे भय मुक्त जी पाए, प्रकृति कैसे संतुलन युक्त हो पाए, ये जो समाधान वाला फील्ड है, यहाँ पर अभी हमने नियम के क्षेत्र में काम कम किया है, उसी को बढ़ाने की बात है। वो अगर हम वहां पर अध्ययन को करते हैं, नियम को पहचान जाते हैं कि नहीं, मानव तो विश्वास पूर्वक जीना ही चाहता है, सम्मान पूर्वक जीना ही चाहता है। अभी उसने विश्वास को बाहर पहचाना हुआ है कि कोई विश्वास कर ले, कोई सम्मान कर ले, कोई स्नेह कर ले, यहाँ टिका हुआ है। जब वो नियम पहचान जाता है तो विश्वास पूर्वक जीने लगता है, सम्मान पूर्वक जीने लगता है, नियम पूर्वक जीने लगता है। तो ये मानव को पहचानना है नियम को। अस्तित्व तो नियम पूर्ण है, व्यापक और इकाइयां संपृक्त हैं, और वो संपृक्तता जो है वो पूरे के, और संपृक्त जो इकाइयां हैं वो क्रियाशील है। हर इकाई क्रियाशील है और किसी न किसी नियम से है। नियम अरूपात्मक है, क्रिया रूपात्मक है। तो नियम जो अरूपात्मक है उसको मानव को अध्ययन विधि से पहचानना पड़ता है। इतनी बात है। तो यहाँ ये कहा गया नियम कोई बनाता नहीं है, कोई चलाता नहीं है, नियम है, मानव उसको पहचानता है। जी, लेकिन वही व्यवहार में वही लाना मुश्किल होता है सर। नियम हमें पता भी है कि नियम ये है और ये नियम के अनुसार हुआ है, बस उसको व्यवहार में थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना इट टेक्स टाइम, आई थिंक। हाँ, क्योंकि प्रचलन नहीं है ना व्यवहार में। अभी क्या है, सुविधाओं के लिए तो प्रचलन है, लेकिन व्यवहार में आप विश्वास पूर्वक, सम्मान पूर्वक जिए, इसका प्रचलन नहीं है। ये शिक्षा विधि से जब प्रचलन में आ जाएगा तो व्यवहार में भी आने लगेगा। अब तो हमने व्यवहार को देखना शुरू किया है। अभी तक तो हम केवल दूसरे के व्यवहार को देखते जिंदगी बिताए हैं, जितनी भी उम्र बिताए हैं। अब हमारा अपने व्यवहार की तरफ ध्यान जाने लगेगा। हमारा भी जाएगा तो हमारा जाएगा तो दूसरे का भी जाएगा ही। दूसरा कोई दूसरे ग्रह से या दूसरे किसी प्रजाति से थोड़ी, वो भी मानव है, वो भी जाएगा। कुछ हमसे प्रेरित होगा और कुछ स्वयं अध्ययन करेगा। तो मेरा पहले ध्यान जाए व्यवहार पे, फिर धीरे धीरे मेरे व्यवहार का परिमार्जन जो होता है वो सबको रिफ्लेक्शन में, मेरे रिफ्लेक्शन से सब लोग प्रभावित होते ही है। जी दीदी, बढ़िया। जी सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने मुझे बताया, थैंक यू सो मच। सरवन भैया, सरवन भैया, कर दी। हाँ,
सर्वम भैया एक थोड़ा सा जिज्ञासा था, उसको थोड़ा एक बार क्लियर कर देते कि जैसे मैं जागृति क्रम जागृति और ये पर आगे जाता हूँ, है ना, तो जागृति क्रम जागृति पर आगे जाता हूँ, तो क्या मैं जागृति में जब मैं तृप्त हो जाता हूँ तो मैं अजन्मा हो जाता हूँ, मतलब सॉरी मैं दोबारा मतलब शरीर रूप धारण नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ? तो एक तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आपकी मर्जी हो जाती है फिर ना। अच्छा, मर्जी आपकी चलती फिर है। मर्जी हो जाती है, जरूरत और क्या। लेकिन श्रवण भैया मर्जी हो तो जाती बाध्यता है, क्योंकि आप आहार निद्रा जितना जितना आहार निद्रा भय मैथुन से ही सुखी का होने का प्रयास करते रहते हैं, उतना उतना शरीर एक अनिवार्य आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि मानव तो सुख धर्मी है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम वित्तेषणा पुत्तेषणा लोकेषणा युक्त होते हैं, फिर उसमें से लोकेषणा युक्त होते हैं, फिर ऐषणा मुक्त हो जाते हैं, उसी को जागृति की अवस्था है। फिर हमको शरीर चलाना बाध्यता नहीं है, फिर हमारी मर्जी है। क्या वो उस समय मतलब ये में तर्क केवल है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता है। बिल्कुल मैं भी ये बिल्कुल हाइपो फिलोसफी मानता हूँ इसको, तो मैं एग्जिस्टेंस में मैं देख नहीं पाता हूँ, ना देखूंगा कभी जिंदगी में, और न शायद कोई देख पाएगा। मैं बस तर्क के आधार पर, जैसे आपका ज्ञान मतलब आपका अध्ययन बहुत ज्यादा है और अब बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर बहुत दूर तक जाती है, तो उसी के आधार पर मैं जानना चाहता हूँ, इतना ही था। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने मर्जी उस समय में याद रहता है हमको, जब मैं जागृत मैं लेना चाहता हूँ जन्म या नहीं, ये शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, ये उस अवस्था में मैं रहता हूँ, वो याद रहता है हमको। बस ये हाइपोथेटिकल है, इसमें कोई कुछ वास्तविकता नहीं है। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं रहती ना। जब आपको एक बार पहाड़ा याद हो गया और आप बिल्कुल ही मतलब अब आप देखिए ना, जिस नियम को आप समझ गए, आप अपने घर के अंदर के सारे नियम, आप जब नए घर में जाते हैं तो आपको सोचना पड़ता है लैट्रिन किधर है, ठीक है, बाथरूम किधर है, कौन सा स्विच से पंखा आएगा, कौन सा स्विच से लाइट जलेगा। लेकिन उसके बाद आप रात के अंधेरे में भी वही स्विच ऑन करते हैं जिससे लाइट जलती है। तो क्या होता है, वो ऑटो मोड में हो जाता है, याद करने की आवश्यकता नहीं रहती ना भैया, सहज हो जाते हैं आप। तो सहज हो जाना मतलब याद करना फिर जरूरत ही नहीं रह जाता। क्या चीज याद करेंगे फिर उस समय, याद करने की क्या चीज रह जाएगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया जी, बहुत बढ़िया। उस समय सारा प्रयोजन मेरा जो है वो व्यवस्था के अर्थ में हो जाता है। तो व्यवस्था के अर्थ में मेरा जो प्रेरणा है वो सबके पास है ही है, मिलता ही रहता है। और अगर शरीर चलाने की जरूरत होती है तो मैं शरीर को भी चलाता हूँ, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें याद करने जैसी कोई नहीं होती, उसमें मैं अपना पराया से मुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम पूर्वक, प्रेम का मैंने जो है जो साक्षात्कार किया था, बोध किया था, अब अनन्यता पूर्वक मैं जिया हूँ, उसका प्रमाण भी मैंने प्रस्तुत किया है। तो मेरे लिए समस्त जो समाज है वो अखंड समाज जैसा ही अखंड समाज हो जाता है, और मैं अपना पराया से मुक्त हो जाता हूँ। तो अपना पराया से मुक्त आप अभी बहुत सारी चीजें इसीलिए याद करना है क्योंकि आप अपना पराया से युक्त मुक्त नहीं है। जब अपना पराया से मुक्त हो जाने पर याद करने का कोई मामला ही नहीं रह जाता। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बात। सुमन दीदी। जी भैया, बहुत बढ़िया। समय तो हो गया है 10। हाँ जी, तो सभी साथियों से निवेदन है कि ये अभी तो शुरुआत है, क्योंकि हम जैसे बुक का नाम भी देख पा रहे हैं, जीवन विद्या एक परिचय। तो ये अभी जस्ट परिचय है, जो बाबा जी ने जिस आधार पे पुस्तकों को लिखा और जो उनकी सोच थी उसको की मतलब परिचय दिया है केवल। अभी तो विस्तार में जाते जाएंगे, जैसे अब अभी मंजू बहन ने भी कहा, तो कोशों की बात है वो है व्यवहार दर्शन में, तो ऐसे इलाबरेट होता जाएगा। हमारा जो भी हम समझ रहे हैं वो इलाबरेशन की तरफ जाएगा, तो विस्तार में समझेंगे। पर धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब जल्दबाजी में समझना ठीक भी नहीं रहेगा और वो समझ पूरी भी नहीं बनेगी। तो पढ़ते रहें, समझते रहें, प्रश्न पूछते रहें। सभी का धन्यवाद। कल तो नहीं मिल पाएंगे, मंडे को मिलेंगे। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। नमस्कार।